जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम और सभी संगत को प्रणाम मेरा। और शुक्राना है गुरु जी का कि आज गुरु जी की ब्लेसिंग से मुझे ये मौका मिला कि मैं अपना सत्संग शेयर कर सकूं। तो मैं शुरू से शुरू करना चाहूंगी। जब हम गुरु जी से मिले, वैसे तो कहते हैं कि जब भी आप एक बार गुरु जी से मिल गए या भगवान से मिले तो कोई, हमने तो जिंदगी में अपने भगवान को देखा नहीं है एक फिजिकल फॉर्म में, बट हमने गुरुजी को देखा। तो जो मिले हैं उनके लिए भी ये है, और जो नहीं मिले पर वो जो मंदिर जाते हैं, विश्वास रखते हैं, तो गुरुजी सबका भला करते हैं। तो ये नहीं बोल सकती कि मैं इस टाइम मिली और ये कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है कि हम एक बार मंदिर चले गए तो इसका मतलब है हम जन्मों से उनसे मिले हुए हैं, उनसे हमारा जन्मों से नाता है। तो पहली बार जब मैं मिली, मेरे हस्बैंड को स्किन की प्रॉब्लम है क्या, अब मैं थी बोल सकती हूँ, वो भी गुरुजी की मेहर से। ऋषि को स्किन की सोरियासिस की प्रॉब्लम थी और काफी ज्यादा थी, और इतनी ज्यादा थी कि हाथ से कोई पेन नहीं उठा सकते थे, और हमारा काम भी सारा पढ़ाई का, लिखाई का, फाइलें पढ़ना, ये सब है। और जितनी दवाइयां खा ली, कितनी एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड, सब कुछ खा लिए थे। तो थक हार के मेरी फ्रेंड ने बताया कि बैक्सन्स में है, वो बड़ा अच्छा इलाज करते हैं, डॉक्टर बख्शी है वहां पे, डॉक्टर सनी बख्शी हैं। तो उन्होंने दवाई दी, उनसे काफी फर्क मिला। पर एक दिन मैंने उनकी टेबल पे गुरुजी की फोटो देखी, तो मैंने उनसे पूछ लिया कि ये कौन है। तो उन्होंने बोला ये मेरे गुरुजी हैं। क्योंकि अब आपने पूछा तो आप बोलते, तो मैं आज उनका नाम लेके आपको ये दवाई देता हूँ, देखना क्या फर्क होगा। तो वाकई में संगत जी, जब डॉक्टर बख्शी ने उनको वो दी, मेरे हस्बैंड को दवाई दी, तो थोड़ा फर्क हुआ। तो नेक्स्ट टाइम जब हम गए तो उन्होंने कहा कि अब मैं आपको अपने गुरु से मिलवाना चाहता हूँ। तो वो इतने अच्छे इंसान है डॉक्टर बख्शी, और उनकी वाइफ भी सीमा। कोई भी ऐसा नहीं करता, जिसको जहाँ कुछ मिल रहा होता है ना, वो दूसरे को नहीं बताना चाहता कि भाई अच्छा कहीं मेरी ब्लेसिंग ना कम हो जाए, कहीं कुछ ऐसे ना हो जाए, मेरा कुछ वो ना हो जाए। बट उन्होंने इतने दिल खोल के अपने मन से, आई बिलीव, और मुझे मालूम भी है कि वो बहुत सारे संगत को वहां पे लेके गए, जो आज गुरु जी की संगत बन गई है, जैसे कि मैं। तो वो हमें लेके गए। तो जैसे ही हम वहां पहुंचे तो हम रास्ते में, मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुमने कहाँ फंसा दिया, मैं किसी गुरु गुरु पे नहीं जाना चाहता। जैसे हमारा जो भी हम पढ़ लिख लेते हैं तो हमारे दिमाग में यही होता है कि हमें कुछ, कोई गुरु वो नहीं है, सब सिर्फ भगवान है। और मेरे हस्बैंड एक्चुअली में बिलीव करते थे कि मेरा काम ही मेरा भगवान है, और भगवान ही बस काम है, बस अपने दिल से मन से करो। पर एनीवे, पर जाते वक्त ना हमने सोचा कि चलो, वो लोधी रोड पे साईं बाबा का मंदिर है, तो हम वहां पे मत्था टेकते हुए जाते हैं कि भाई साईं बाबा से प्रार्थना करेंगे कि हमें ना किसी गलत गुरु में और उसमें ना ऐसे वो फंसा दे कि भाई कोई कुछ बोले तो हम वो करें, और ना करें तो हमें मन में वहम आए कि देखा हमने करा नहीं इसलिए ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो हम मत्था टेक के गए थे। तो हम लोग डॉक्टर बख्शी की गाड़ी को फॉलो कर रहे थे, और वहां पहुंच के अंदर एम्पायर स्टेट गए, जहां हमने गुरुजी के पहली बार दर्शन करे। तो जैसे ही उनके पांव छुए डॉक्टर बख्शी ने, तो हम भी ऐसे आगे झुके। तो गुरुजी ने अपने आप बोल दिया कि यहाँ कोई बाबा बाबा नहीं है जो तू ढूंढ रहा है, ऐसे आ गया। तो हम ना देख, मतलब मुझे तो बात ही नहीं समझ आई, पर ऋषि को, मेरे हस्बैंड को, उन्होंने अपने अंदर ही साईं बाबा के दर्शन कराए। और वो एकदम, उनका ऐसा एक्सप्रेशन था कि मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि सिर्फ मेरे हस्बैंड देख पा रहे थे कि भाई ये क्या उनका चमत्कार है, ये क्या हो रहा है, कुछ है। तो फिर उन्होंने बोला, वकील वैसे तो आता नहीं था, अब आ गया तो अब जाने का नाम नहीं लेगा। ऐसे करके फिर हम लोगों को उन्होंने बोला, बैठने के लिए बोला, चाय प्रसाद लिया, वो कुछ है। पर वहां का माहौल, और आज भी, चाहे हम बोले कि गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है, बट वो अब सब जगह है। आप बड़े मंदिर जाइए, छोटे मंदिर जाइए, सब जगह आप जाएंगे तो आपको इतनी ज्यादा ब्लेसिंग्स और इतनी पॉजिटिविटी, और इतना ऐसे लगेगा कि हर इंसान एक दूसरे से प्यार करता है। और वो हमेशा बोलते थे कि कभी किसी का गलत माड़ा नहीं सोचो, क्योंकि जो गलत सोचता है ना, वो अपने ही कर्म खराबते हैं। अगर हमने कुछ अच्छा करा तो वो कर्म हमारे अपने खराब हो जाएंगे, क्योंकि हम किसी का बुरा सोच रहे हैं। तो वो हमेशा अच्छी राह पे डालते थे, और कहते थे कि एक भी अगर मेंबर आपकी फैमिली से आ गया तो
सबके आने की भी जरूरत नहीं है। अगर एक भी आ गया तो आपको ब्लेसिंग्स पूरे परिवार को मिलेगी, आपके फ्रेंड्स को मिलेगी कुछ है। तो जिस वजह से हम वहां पहुंचे थे मेरे हस्बैंड की स्किन की प्रॉब्लम से, तो धीरे धीरे, और ये भी उन्होंने बोला हुआ, संगत से ये सुनती हूँ मैं कि जिस टाइम, क्योंकि भगवान को ही पता कि आपके लिए क्या ठीक है और कब ठीक है और कब होना है। तो फर्क पड़ता रहा, मेरे हस्बैंड की स्किन की प्रॉब्लम बेटर होती रही, जबकि मैंने ये भी, मुझे मालूम था, मैंने डॉक्टर्स ने बोला था कि इतने टाइम से जो 6-7 साल से स्टेरॉइड्स खाता रहे तो उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर नहीं हुए तो फिर मुश्किल हो जाती है और आप घर में मैनेज नहीं कर सकते हो। तो फिर हमने यही सोचा कि अब क्या करें, फिर पर गुरुजी का नाम लेके हम दवाई लेते रहे, तो और वो टाइम भी हमारा अच्छे से निकल गया। और आज की डेट में मैं कह सकती हूँ कि मेरे हस्बैंड की स्किन की सोरियासिस जो कहते हैं कि खत्म नहीं होती है, वो ऑलमोस्ट खत्म है। ऑलमोस्ट मीन्स 99% है। थोड़ा बहुत है, वो थोड़ा बहुत जो क्रीम है ऐसे कुछ हो जाता है, पर स्टेरॉइड्स बिल्कुल बंद है गुरुजी की मेहर से। तो एक भी जना जाए आपकी फैमिली से तो आपको गुरुजी ब्लेस करते ही करते हैं, चाहे हमारे कितने भी माड़े, कितने भी गंदे कर्म क्यों ना, गुरुजी हमें माफी देते ही हैं। पर वो किस टाइम हमारे लिए अच्छा जो वो करेंगे वो उन्हीं को पता है। हम कुछ मांगते रहते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो हमारे लिए अच्छा हो, पर ये गुरुजी को ही पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं अच्छा। इससे मुझे एक और याद आता है कि काफी साल पहले मेरे मामा जी की डेथ हुई थी 15 अगस्त को। तो मेरे मामा जी पंचकुला रहते हैं, तो मेरी मम्मी बहुत रो रही थी कि मुझे आज ही जाना है, और उस वक्त मौसम बहुत ही खराब था। तो पर फिर क्योंकि उन्होंने फिर मुझे डांट लगा दी कि किसी को नहीं जाना, मेरे साथ तो रहने दो, मैं चली जाती हूँ। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे तो जाना चाहिए अपनी मदर के साथ, तो मैं उनके साथ चलेगी। तो लास्ट में पंचकुला पहुंचने में जब उनका ब्लॉक आना था, वहां उनके ना कोई खुदाई और कुछ कुछ हो रहा था। तो मैं, अब जो हमारा ड्राइवर था उसको भी नहीं समझ आ रही थी कि हम राइट टर्न लें तो कहाँ से लें, क्योंकि ऐसे लग रहा था कि बस कीचड़ है और इतनी तेज आपकी गाड़ी की जो आगे वाली स्क्रीन होती है उस पर इतनी तेज बारिश पड़ रही थी कि समझ ही नहीं आ रहा था। ऐसे लग रहा था कि किसी ने चादर, बारिश की चादर लगा दी है। तो जरा सा फिर मैंने ड्राइवर को बोला कि भैया आप थोड़ा सा आगे चल के देखो, अगर कुछ समझ आता है तो ठीक है, नहीं तो हम यहीं खड़े हैं। क्योंकि वो कहते कि दीदी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, ये ना हो कि हम कुछ गलत गड्ढे में फंस जाए। तो और रात के 12 बज रहे थे, तो हमें कौन बचाएगा या कौन आएगा हमारी हेल्प के लिए। तो मैंने कहा ठीक है। अभी उन्होंने ये बोला ही था, इतनी देर में एक विंडो पे नॉक हुआ। तो कोई ना लंबे से कद के, बड़ी अजीब सी शक्ल, अंधेरा तो इतना था समझ नहीं आ रही थी, बट हमने अपना मोबाइल का थोड़ा सा कैमरा ऑन करा तो थोड़ा बहुत दिख रहा था कि कोई बड़े ही, मैं कह सकती हूँ थोड़ी अजीब सी शक्ल थी, थोड़ी डर वाली भी शक्ल थी। तो कोई अंकल जी थे। तो मैंने ड्राइवर भैया को बोला, मैंने कहा भैया प्लीज शीशा मत खोलना, दरवाजा मत खोलना इनके लिए। अब पता नहीं है इस वक्त कौन है, और अनजान शहर है, हम दिल्ली में रहते हैं, हम पंचकुला आए हुए हैं, जाने ना जाने। तो मेरी मम्मी ने बोला नहीं नहीं देखो पूछो कौन है, हम यहाँ थोड़ा ना बैठे रहेंगे, यहाँ थोड़ा ना खड़े रहेंगे सारी रात, ये कुछ है। तो मैंने अपनी मम्मी को भी डांटा के मैंने कहा आप क्या बोल रहे हो मम्मी, किसी को थोड़ा ना ऐसे हम खोल देंगे दरवाजा। और तो फिर ड्राइवर भैया ने कहा चलो पूछ लेते हैं, रास्ता पूछते हैं कि भी क्या। तो उन्होंने ना बोलते बोलते साथ में खिड़की भी नीचे कर दी। तो उन्होंने बोला कि आप कहाँ जा रहे हो। तो मैंने थोड़ा डरे हुए और थोड़ा जोर से बोला कि मैंने कहा ये कौन है, हमसे क्यों पूछ रहे हैं हमने कहाँ जाना है। तो मैंने उनको बोला कि आपको कहाँ जाना है, आप क्यों हमसे पूछ रहे हो। तो कह रहे नहीं मैं तो रात को यहाँ पे ना मूवी देखने, पिक्चर देखने आया था, यहाँ सिनेमा हॉल है तो देखने आया था। तो बाहर निकला हूँ तो इतनी बारिश और इतनी अंधेरा, इतनी रात हो गई है, तो आप मुझे छोड़ दें। तो मैंने कहा हमें खुद ही नहीं पता, ऐसे कुछ बोला। और इतने में देखा कि वो ड्राइवर ने दरवाजा भी खोल दिया, और मैं उनको डांट रही कि भैया आपको मना करा, आपने दरवाजा भी खोल दिया। तो मेरी फिर ना वो बैठ के मैंने उनसे, सबसे पहला मेरा ये, क्योंकि इंसान के मन में तो शक आता ही है, तो मैंने उनको थोड़ा गुस्से में बोला, मैंने कहा आपकी फैमिली आपको रात को, इतनी रात को इतने गंदे मौसम में अकेले भेज देती है पिक्चर देखने के लिए, और आपकी एज मतलब जो मुझे उनकी थोड़ी बहुत शक्ल नजर आई थी तो ही मस्ट बी अराउंड 60-70 या थोड़े ज्यादा ही होंगे। तो ने कहा हाँ बस मैं तो अकेला ही आ जाता हूँ, मैं अकेला ही घूमता हूँ। मैंने कहा, मैं चुप हो गई और मैं अंदर से बहुत डरी हुई थी कि अब कुछ गलत, अब कुछ गलत।
तो एकदम सोच ही रही थी, तो 2 मिनट भी नहीं हुए होंगे शायद, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि आप ना गाड़ी यहीं रोक दो। तब तो हम मेरे तो पसीने छूट गए थे एक्चुअली में। पता नहीं, मैंने मम्मी से पूछने की हिम्मत भी नहीं करी कि अब क्या करें। तो उन्होंने बोला कि ऐसा है कि अभी बस यहाँ से 5 गिनो और राइट मुड़ जाना, राइट मुड़ के 10 गिनना, फिर से राइट मुड़ जाना, बीच में गाड़ी नहीं रोकनी, और मैं यहाँ उतर जाता हूँ, मेरा घर सामने ही है। तो एकदम अजीब सा लगा कि अभी तो हम ठीक चल रहे थे, ये भी ठीक था, अब लगा कि भाई वो इंसान क्यों उतर रहा है। पर खैर उन्होंने वो जैसे उतरे और मैंने ऐसे टर्न करा उनकी तरफ देखा, तो इतनी बारिश थी या अंधेरा था, मुझे तो वो नजर नहीं आया। तो उसके बाद वो ड्राइवर ने बिल्कुल वैसे ही करा कि 5 गिना, 1 2 3 ऐसे करके 5 गिना और राइट मुड़ गए। और फिर उसके बाद थोड़ा सा उबड़ खाबड़ सी वो थी कुछ, तो उसके बाद 10 गिना, फिर उसके बाद फिर राइट मुड़ गए। तो राइट मुड़ते ही ना थोड़ी रोशनी थी, तो मैंने राइट टर्न करके देखा नीचे, तो इतना तेज संगत, इतना डीप एक्सकवेशन थी, इतना डीप वो था कि वहां पे फ्लाईओवर बन रहा था, जो हमें तो नहीं पता था क्योंकि हम तो दिल्ली से आए थे। तो वो इतनी डीप वो थी कि देख के ही ऐसे घबराहट हो रही थी कि ये पता नहीं, जैसे कहते हैं प्रलय आ जाती है, कुछ होता है, तो इस तरह से कुछ होता है, समझ ही नहीं आ रही थी कि हमारे मम्मी का भी, मेरा भी और ड्राइवर भैया भी 1 मिनट के लिए तो चुप हो गए डर के मारे कि हमारे मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी कि हमने करा क्या। अच्छा, एकदम उसी वक्त हमारे फोन के सिग्नल भी आ गए। तो मैंने अपने मामा जी के घर, जिनकी डेथ हुई थी, उनके बेटे को फोन लगाया। तो उन्होंने कहा कि हमने, और थोड़ा सा आगे गए, एक लैंप पोस्ट दिख रहा था, उसके नीचे खड़े होकर हमने उनको बोला कि हम यहाँ पे हैं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक आ गए हो, बिल्कुल 2 कदम और आगे हो तो हमारा घर है। हम जब वहां पहुंचे तो मैंने उनको ऐसे ऐसे बताया कि ऐसे कोई अंकल आए थे, उन्होंने कहा हम हॉल, सिनेमा हॉल से आए हैं। तो वो जो मेरा कजन था वो सुन के हैरान हो गया कि यहाँ तो दूर दूर तक कोई सिनेमा हॉल ही नहीं है, और यहाँ पे तो इतना डीप वो है, आपको पता कैसे चला कि आपने कैसे मुड़ना है। तो उसी वक्त जैसे ना मुझे एकदम दिमाग में फ्लैश करा कि ये गुरुजी ने भेजा या गुरुजी खुद आए थे, नहीं तो आज मैं ये सत्संग नहीं कर रही होती, तो हमने बचना नहीं था। ये देखो गुरुजी, हर हाल में आप कहीं पे भी जाओ, कुछ भी है, भगवान को आपकी हमेशा चिंता होती है। हम चाहे 2 मिनट के लिए उनका साथ छोड़ दे या उनको याद ना करें, बट वो कभी भी अपने, जो भी उनकी प्यारी संगत है, उनको बिल्कुल नहीं छोड़ते। तो इस तरह से एक तो ये हुआ, और जो मेन जो आज मैं सत्संग करना चाहती हूँ, अपनी बेटी का करना चाहती हूँ, जिस जो गुरुजी की मेहर से डॉक्टर बन गई है, उसने देहरादून से अपनी एमबीबीएस करी है। तो एमबीबीएस जैसे ही खत्म हुई है, गुरुजी ने उसका ऐसे टाइम करा था कि कोविड से पहले, हफ्ता पहले ही उसकी इंटर्नशिप खत्म हुई, और फिर 2 साल तो यूं ही वेस्ट हो गए। और 2 साल के बाद जब उसका एग्जाम हुआ तो हमें सबको चिंता थी कि भाई एमबीबीएस में ही बच्चा इतना बड़ा हो जाता है, बेटी है उसकी, शादी भी करनी है, तो अब एमडी करे नहीं करे। बट वो बहुत एडमेंट थी कि नहीं, मुझे तो सर्जरी में करनी है एमडी। तो पर हमने कहा चलो ठीक है। फिर इसने एग्जाम दिया, तो एग्जाम भी दिया तो पीजी लिस्ट आ गई ऑल इंडिया में इसकी, 1 2 जगह जैसे आई, पर वो इतनी दूर थी कि जहां पे भी साउथ इंडिया में भेजना नहीं चाहते थे हम, कि फूड प्रॉब्लम, लैंग्वेज प्रॉब्लम, और इतनी दूर आने जाने का भी नहीं पता, और टेंशन में ही थे। फिर मैंने ये भी एक बार सुना था सत्संग में ही कि गुरुजी ना कुछ जैसे उनको पता है कि इस टाइम आपको कुछ, जो भी आपका काम करना है, आपके लिए अच्छा करना है, आपको ब्लेस करना है, तो उसके लिए भी उनका टाइम होता है। उससे पहले वो आपको घुमाते रहते हैं कुछ कुछ में। तो बस फिर ऐसे था कि फिर हमें ना यूपी के पीजी के लिए वो ना ऑनलाइन नहीं था, हमें वहां पे फिजिकली प्रेजेंट होके पता करना था कि हमारे बच्चे के लिए सीट है कि नहीं है। तो हम लोग लखनऊ चले गए, वहां पे सब सारे स्टूडेंट्स ने, जितने भी ऑल लखनऊ के यूपी के लिए थे, उनको वहीं पर मिलना था। तो इसी 27 की बात है, 27 अप्रैल की बात है कि हम वहां पे गए। तो मैं गाड़ी में बैठ भी रही थी ना, तो मेरे दिमाग में बस यही आ रहा था, मैंने कहा गुरुजी देखना, ये घुमा फिरा के ना, ये आप कुछ ना कुछ चक्कर चला रहे हो, मुझे पता है। और जब मैं फेसबुक खोलती थी, जब मैं व्हाट्सएप खोलती थी, तो कोई ना कोई इन्हीं का गुरुजी का ही कोई ग्रुप वाला कोई मैसेज होता था कि चिंता तेरी अब खत्म होने वाली है, कोई फेसबुक पे खोलो तो काम होने वाला है, इतना अच्छा काम हो जाएगा तेरा कि तूने सोचा भी नहीं होगा। पर संगत जी, मैं बस गुरुजी को ये बोलती थी कि मुझे नहीं पता मेरी बेटी सर्जरी चाह रही है, दूसरी बात ये नहीं पता कि क्या उसके लिए अच्छा है, ये तो आपको ही पता है। पर आप ये मैसेज तो रोज मुझे पढ़ा देते हो, पर मैं तो माँ हूं ना, मेरा तो मन तड़प रहा है कि 2 साल वैसे वेस्ट हो गए, और अब
कब उसकी एडमिशन होगी और कहाँ होगी, हम इतनी दूर भी नहीं भेज सकते, एक एक बच्चा हमारा, हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो बस यही सोच सोच के मैंने कहा ये गुरुजी मुझे लग रहा है आप लखनऊ भी ना ऐसे चक्कर कटवा रहे हो, हमारे ऐसे कुछ नहीं है, पर ठीक है आपकी मर्जी है। तो बस हम वहाँ 3 दिन में तीसरे दिन हम वहां पे मेरी बेटी के लिए वो सर्जरी की सीट भी आ गई मुरादाबाद पर, क्योंकि मुरादाबाद ऐसे था कि हम फिर वो यही परेशान थे कि वहां इतनी गुंडागर्दी है और सेफ नहीं है, बेटी के लिए कैसे छोड़े। बस मैंने लास्ट में अपनी बेटी को यही बोला, मैंने कहा तू गुरुजी का नाम लेना और जो तेरे मन में है, अगर तेरे मन में है, अगर गुरुजी चाहते हैं कि तू मुरादाबाद में ही सर्जरी की सीट ले, 2 सीट्स थी वहां पे उसको मिली, तो अगर तेरे को लगे कि तेरे को ठीक है गुरुजी जो पहली बार तेरे दिमाग में डाले तो तू वो कर लेना। तो बस 2 मिनट बाद ये कहते कि नहीं लेनी मुझे, और हम वहां पे खड़े हो गए। हम सुबह 9 बजे के वहां पहुंचे हुए, जो काउंसलिंग चल रही थी, रात के 9:15 बज गए, पूरे 12 घंटे। और वो 9:15 बजे कहती कि मुझे मम्मी यहाँ से नहीं करनी है, मुरादाबाद में सीट नहीं लेनी है। तो मेरे मुंह से सिर्फ जय गुरु जी निकला, और मैंने कहा ठीक है ये इसमें भी कोई इसकी भलाई है, जो गुरु जी कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं। फिर हम उठ के हमने सुबह 4 बजे की अपनी ट्रेन थी वो लेके दिल्ली आ गए, हम 2 बजे पहुंचे। और उसके बाद हम तीनों का मूड बहुत खराब था कि भी अब क्या, इधर भी नहीं, ऑल इंडिया वाली भी नहीं, और आफ्टर ऑल कहीं तो कोई सीट होए ना, कि कुछ बुरी से बुरी भी हो जाए, अब तो हम ये भी तैयार थे। और मैं अपने हस्बैंड को यही बोलती, मैंने कहा अच्छा ये जो इतने मैसेज आते हैं बेशक डोनेशन वाले, तो कुछ भी होएगा तो हम कोशिश करके डोनेशन दे लें, ये कर लें वो कर लें, तो कम से कम इसका ना साल अब और ना वेस्ट हो। और फिर उस बच्चे का बिल्कुल दिल टूटा हुआ है, हम ये बात सोच रहे थे। और हमने उस दिन जल्दी भी खाना खा लिया, 7:45 बजे खाना खा लिया, और 8 बजे फिर मेरी बेटी आ गई हमारे रूम में कि मेरी सीट आ गई है। तो मेरे तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे कि मैंने कहा अच्छा कहाँ पे, और जिस कॉलेज में वो चाहती थी और जो सर्जरी चाहती थी, गुरुजी ने उसको इतनी अच्छी ईएनटी सर्जरी की वहीं जिस कॉलेज में, जिसका बहुत नाम है, जो कि जैसे हम कहें कि दिल्ली में विलिंगटन का कॉलेज है, विलिंगटन हॉस्पिटल है, वैसा हॉस्पिटल और कॉलेज अटैच्ड है। और मैं ये सोच रही थी कि ये हुआ कैसे, मुझे समझ नहीं आई। तो मुझे एकदम फेसबुक का वो मैसेज ध्यान आया, जैसे ही मैं फेसबुक खोलती थी रोज यही आता था कि तूने ऐसा सोचा भी नहीं होगा। और अब संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती इस वक्त कि मेरे कैसे रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं कि उसमें गवर्नमेंट की सीट आ गई उसकी उत्तराखंड में, और गवर्नमेंट की सीट एमडी के लिए। तो ऐसे है कि जैसे बस गुरुजी ने अपने हाथ से प्रसाद दिया हो मेरी बेटी को। और मैंने उसी 5 मिनट में टैक्सी मंगवाई और हम दोनों गुरुजी के मंदिर गए। हमने शुक्राना करना था गुरुजी को कि हमारी इतनी अच्छी सीट मिल गई, और हम अगले दिन ही सुबह निकल पड़े देहरादून के लिए। तो वहां पे भी गए, तो वहां पे हमारा सारे काम ऐसे हो रहे थे कि जैसे हमें कुछ भी मतलब कोई तकलीफ ही ना हो, कुछ हुई ना हो, बस इतनी ज्यादा खुशी और रोना नहीं बंद हो रहा था। हम लोग बाई एयर गए, वहां पे भी फ्लाइट में भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी क्योंकि हम लेट हो गए, ऑफ बोर्ड हो गए। पर वो गुरुजी का बस नाम लिया और वो सारे काम अपने आप होते गए कि बस संगत जी सिर्फ और सिर्फ विश्वास रखना है। तो एक बार फिर गुरुजी ने, ये नहीं मैं बोलूंगी कि वो मैं कोई, मैं कौन होती हूँ कि भाई मैं वो प्रूव कर रहे हैं मुझे या कुछ है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, वो तो भगवान है। बट फिर एक बार वो हो जाता है। तो बस आप सबसे यही मेरी प्रार्थना है कि आप अपना पूरे विश्वास से, पूरे दिल से बिल्कुल छोड़ दो सब कुछ, सारे अपने दुख तकलीफ, सिर्फ गुरुजी से बात करो, गुरुजी के मंदिर जाके उनसे बात करो, दिल से बात करो, और देखना वो कितनी जल्दी और कितना अच्छा आपके लिए सारा कुछ सोचते हैं, आपका भविष्य बनाएंगे, आपका सारा वो करेंगे। और एक और मुझे सत्संग इसी बात से याद आ रहा है कि एक बार मेरे छोटे ब्रदर का एक ही डॉटर है, जैसे मेरी एक डॉटर है, तो वो ट्राई कर रहे थे कि भी सेकंड बेबी हो जाए, 10-11 साल हो गए। तो मैंने एक दिन अपने घर पे सत्संग रखा गुरुजी का। तो मेरी भाभी ने मुझे ये बाद में खैर बताया कि जब मैं आई थी ना, तो मैंने तब, वो तो इतना मानती नहीं थी, वो कहती थी कि ठीक है, बस मैंने ऐसे बोला कि गुरुजी अगर देना है तो प्रसाद दो ना मुझे बेटे का। तो और विद इन 1 मंथ उसने हमें गुड न्यूज सुना दी। तो देखो जब गुरुजी ने देना होता है, कैसे देना होता है, ये कोई नहीं बता सकता, बट सिर्फ और सिर्फ एक भरोसा और गुरुजी का बस नाम लेके आप चलते जाइए। तो आप देखिए कि आपके कितने आराम से और सारी मतलब जो भी परेशानियां सब दूर होती जाएंगी। और एक भी चला जाए, मैं तो कहूंगी, क्योंकि काफी टाइम से ऐसे ही होता है कि भाई आपके हस्बैंड बिजी होते हैं, आप नहीं जा सकते हैं, तो आप चले जाएं, कोई भी बस अपना मन बस जोड़े रखिए हर वक्त।
नहीं तो गुरु जी का मंत्र जाप करते रहिए, कुछ आप खुद देखेंगे कि आपकी जिंदगी में कितनी तब्दीली आ रही है। और भी बहुत से सत्संग है, इस वक्त तो खैर मुझे अब ऐसे एकदम याद नहीं आ रहा। अंकल जी, आई थिंक मैं यहाँ पे अपना ये खत्म करना चाहूंगी और गुरु जी से प्रार्थना करना चाहूंगी कि आज के लिए शुक्राना और हर चीज के लिए शुक्राना, और गुरु जी से ये प्रार्थना है कि सभी को अपना आशीर्वाद दीजिए, सभी को सही राह दिखाइए और बस सबको ब्लेस कर दीजिए, सबके लिए खुशियां भर दो बस जिंदगी में। जय गुरु जी।